this video we are going to study the stability of the nucleus according to proton-neutron hypothesis. The structure of the nucleus will be represented as it contains proton and neutron. Proton have positive charge and neutron has zero charge, and electron revolve around the nucleus in order to maintain atom electrically neutral. इस hypothesis के according there are two type of interaction that are possible. First one जो interaction is proton interaction inside the nucleus, and second one interaction is proton neutron interaction inside the nucleus. As the Z value of the atom increase, the number of proton increase. जैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे तो आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जब प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो प्रोटॉन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन इंक्रीज़ होंगी. लेट्स सपोज आपके पास ये दो प्रोटॉन हैं जिनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं. इनका डिस्टेंस 1 × 10⁻⁻15 मीटर है. अगर आप कोलम्बिक फोर्स को लॉ को यूज़ करते हुए इस रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करो तो वो आपके पास इस तरह से आएगी. Fc = 1/π परमिटिविटी E² R. इसकी वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 230 न्यूटन आएगी. अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 230 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हों तो देन हाउ द प्रोटॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस having diameter 1 multiplied by having size 1 × 10⁻⁻15. न्यूक्लियस का साइज़ आपका 1 × 10⁻⁻15 है, तो फिर आपका इसका रिपल्सिव फोर्सेस 230 न्यूटन है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेगा. इट वाज प्रॉब्लम एज दैट टाइम. उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई. तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला, साइंटिस्ट ने उन्हें कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 230 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद हैं तो आप न्यूक्लियस की फोर्सेस को क्या करें, कैलकुलेट करें, मीन के डिटरमाइन करें, एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट करें कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली ये रिपल्सिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होगी या नहीं. जब उन्होंने देखा तो रिपल्सिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर रहे थे, बट दे फाउंड द एडिशनल फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 25,000 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. तो जब उन्होंने ये देखा कि एक अदर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं जो प्रोटॉन की रिपल्सिव फोर्सेस से 25,000 ग्रेटर होती हैं, तो जब ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई तो उन्होंने कहा कि दीज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इज़ नोन एज न्यूक्लियर फोर्स. अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस को और उनने इन न्यूक्लियर फोर्सेस को इस तरह से डिफ़ाइन किया, ये दैट टाइप ऑफ फोर्सेस विच बाइंड द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस. उन्होंने कहा कि ये वो फोर्स है, इसकी ताकत इतना ज़्यादा है कि ये चाहे रिपल्सिव फोर्सेस जितनी भी हों ये डोमिनेंट है, और फिर आपके पास क्या होती है, ये न्यूक्लियस को इनसाइड द न्यूक्लियस क्या करती है, रिटेन करती है. एट दैट टाइम अ जापानीज़ केमिस्ट जिसका नाम युकावा था, इस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर एन एडिशनल वेरी स्मॉल पार्टिकल exist in the nucleus that are responsible for the exchange of heavy fundamental particle
ये हैवी फंडामेंटल पार्टिकल वो उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं उनको उसने हैवी फंडामेंटल पार्टिकल बोला था। एंड लीड्स द क्रिएशन ऑफ a range of statistical interaction that hold the nuclei particle या आप कह रहे हैं that hold the nucleon called pion। पायोन और आप मिजॉन भी बोल सकते हो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या इस थेरी के रूल के अकॉर्डिंग आप ये कहते हो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इसके अलावा दूसरे आपके पास स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो इन दोनों की एक्सचेंज का कॉज बनते हैं। और जब इसकी एक्सचेंज होती है तो आपके पास क्या होता है कि इनके इंट्रैक्शन के चांसेस की रेंज डिवेल्प होती है और उस एक्सचेंज की वजह से आपकी फोर्स क्रिएट होती है जो इन दोनों को बाइंड करती है। इट इज़ और इस पार्टिकल को आप क्या बोलते हो, पायोन और मिजॉन। ये थ्योरी जो थी उस वक्त इसकी जस्ट थेरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन, बट लेटर दिस थ्योरी वाज नॉट रिजेक्टेड। इसका कंसेप्ट रिजेक्ट नहीं हुआ बल्कि इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो मेन चीज़ थी वो प्रूफ हुई। इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही था कि आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं स्मॉल अदर देन स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल अदर देन आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको आप पायोन बोलते हो, और वो पार्टिकल आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक्सचेंज का कॉज बनते हैं। तो इसका मतलब ये था कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का चांस ही नहीं है। वो जैसे हमने प्रपोज की थी कि हो सकती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन चांस ही नहीं है। ये एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज के दौरान आपकी एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, और वो इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है कि वो न्यूक्लियस को क्या करती है, बाइंड कर देती है, और उस एनर्जी को आप क्या कहते हो, रिपल्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सचेंज 2 टाइप्स का हो सकता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने पार्टिकल एडिशनल पार्टिकल डिसाइड किए थे वो आपके पास पायोन थे और मिजॉन थे। उनको आप रिप्रेजेंट करते हो पाई से। देयर आर 3 टाइप ऑफ पायोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई में 3 टाइप्स के पायोन्स मौजूद होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। एक आपके पास पायोन होता है जिसके ऊपर 0 चार्ज होता है, एक आपके पास पायोन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपके पास पायोन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पायोन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और पायोन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है इसकी वैल्यू भी इसकी चाहे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के इक्वल होती है। और न्यूट्रॉन ये जो आपके पास न्यूट्रल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इंट्रैक्शन किस तरह से हो सकती हैं, उसने कहा कि ये जो इंट्रैक्शन है ये पॉसिबल हो सकती है इन 3 पायोन्स की। इस तरह से इसके केस बनते हैं कि अगर आप ये कहो कि ये आपके पास न्यूट्रल है और ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। इस कंसेप्ट को समझने से पहले, इसकी इंट्रैक्शन को समझने से पहले आप एक क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकली या एक थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जांपल लेते हुए आप एक सजेशन प्रपोज करें कि लेट्स सपोज आपके पास 2 स्टूडेंट हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल कैच क्या कहते हैं, कैच प्ले खेल रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसके नेम आप लेट्स सपोज कह देते हैं अली, और दूसरा स्टूडेंट आप कह देते हो अहमद।
अब आप देखें कि ये दोनों क्या कर रहे हैं कि एक बॉल को बॉल कैच फिनोमिनन के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जब आपके पास एक बॉल है, अली अगर इस बॉल को इस तरफ खींचेगा तो अहमद जो होगा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये दोनों क्या होंगे, फोकस करेंगे। अहमद इस बॉल को क्या करेगा, पिकअप करेगा। फिर जब अहमद इस बॉल को, अली की जो बॉल की डायरेक्शन है वो अहमद की तरफ है और अहमद की बॉल की जो डायरेक्शन है वो अपनी तरफ है। अब इसी तरह से जब अहमद इसको क्या करेगा, ये इसने क्या किया, रिपेल, और इसने पिकअप, और इसने फिर क्या किया, रिपेल, और इसने पिकअप। तो उसने यही कहा कि इसी बॉल की कैचिंग फिनोमिना को अगर देखें तो एक बॉल फेंकता है, दूसरा कैचअप करता है, फिर इधर वाला बॉल फेंकता है, इधर वाला कैचअप करता है। तो उसने यही कहा कि ये जो जैसे ये जो आपके पास ये बॉल है, इसे आप समझ लें ये आपके पास क्या है, पायोन है, कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो एक आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास न्यूट्रॉन है। अब ये वाला जो है ये बॉल, ये आपके अराउंड ही क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। आप इधर से करें, चाहे आप अबव करें, चाहे आप बिलो से करें, ऐसे रिप्रेजेंट करें कि जैसे ही आपके, अगर आपका एक इधर है तो आप ही के इधर भी हो सकता है। तो आपका ये जो बॉल कैचअप प्रॉब्लम है, ये बॉल कैचअप फिनोमिनन है, ये सेम आपके दो फंडामेंटल पार्टिकल के साथ होता है। एक आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल, आपके पास प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रल को या पॉजिटिव या नेगेटिव मेसॉन को पिक करता है, तो न्यूट्रॉन भी और पिक करता है और फिर एकदम वो तो पिक कर लेता है और दूसरी तरफ वो क्या करता है, रिपेल कर देता है। जब प्रोटॉन कोई पॉजिटिव पार्टिकल पिक करेगा तो वो जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब न्यूट्रॉन पिक करेगा तो वो न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो हम इस फिनोमिनन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखें कि अगर आपके पास न्यूट्रल प्रोटॉन, इस चीज़ को थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है ये, अगर ये आपके पास क्या बोलते हैं, प्योन, अगर इंट्रैक्शन शो करता है प्रोटॉन के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका प्रोटॉन ही आएगा। वो कैसे कि इसके ऊपर न्यूट्रल नो चार्ज, तो इनका जो है ये जस्ट क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। ये जो पायान है, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये प्रोटॉन को सराउंड कर लेंगे। और इसी तरह से अगर आपकी इंट्रैक्शन न्यूक्लियन की, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की इसके साथ होती है ज़ीरो चार्ज वाले के साथ, तो ये भी क्या करेगा कि इसको जस्ट सराउंड कर लेगा और आपका न्यूट्रॉन ही आंसर होगा। देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब आप देखें कि अगर आपके ये प्रोटॉन इसके साथ या ये इसके साथ क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। अगर आपका ये वाला प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन के साथ ये वाला इंट्रैक्शन करता है, पाई न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, तो आपके पास क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से जब आपका ये प्रोटॉन इस नेगेटिव को चेंज क्या करेगा, नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन शो करेगा। ये पॉजिटिव के साथ इसके कम चांसेस होते हैं क्योंकि इधर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का होती है। तो ये प्रोटॉन जब नेगेटिव को क्या करेगा, पिकअप करेगा। तो जब नेगेटिव को पिकअप करेगा कि क्योंकि इसका चार्ज इसके प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव था और इसका नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रॉन को जनरेट करेगा। अब ये वाले जो न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है, ये आपके जो है ये कन्वर्टेबल प्रोटॉन है। तो इसका रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है कि मतलब ये कि यही जो है कन्वर्टेबल प्रोटॉन, इसको हम क्या करते हैं, स्टार से शो कर लेते हैं और इसको भी हम स्टार से शो कर लेते हैं। जब यही रिवर्स में हो कि ये स्टार पी स्टार, उस वक्त जब ये अपना पाई ये नेगेटिव रिलीज़ करेगा, इसकी फॉर्मेशन होगी इस नेगेटिव की। क्यों? क्योंकि ये जब बैक डायरेक्शन में जाएगा, जैसे उसने कैचअप की, अली ने बॉल कैचअप की, बॉल फेंकी तो इसने कैचअप की, उसने पिक की तो उसने अपनी डायरेक्शन ली और उसने फिर क्या, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, डाइवर्ट हुई कि एक रिलीज़ कर रहा है तो दूसरा पिक कर रहा है। तो ये भी जब पिक करने के बाद रिलीज़ करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ये जो आपके पास पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास नेगेटिव आयोन्स ऑब्टेन होंगे और प्लस न्यूट्रॉन ऑब्टेन होगा। और इसी तरह से जब आपका ये न्यूट्रॉन रिलीज़ करेगा तो ये आपके पास किसके साथ न्यूट्रॉन आपके ये हुआ था अटैच, ये आपके पास
ये जो आपका ये वाला न्यूट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ था, तो ये पॉजिटिव जनरेट करेगा और आपके पास प्रोटॉन ऑब्टेन होगा। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो 100% कि एट अ टाइम एक न्यूक्लियस में आप ये कहते हैं ना कि ये न्यूट्रॉन है, इट इज़ न्यूट्रॉन, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रॉन हो, वो कन्वर्ट हो गया हो प्रोटॉन में बाय द इंट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूजॉन्स। इन टाइप ऑफ म्यूजॉन्स की इंट्रैक्शन से वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया हो, और जब आपने उसको कहते हैं कि वो नहीं न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या पता वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया हो। तो उसने कहा कि दिस टाइप ऑफ एक्सचेंजेबल, इस एक्सचेंज की वजह से आपकी क्या होती है, एनर्जी डिवेल्प होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि ये इनके एक्सचेंज की वजह से इनको बाइंड करती है, इनको कैच करती है, इनको जकड़े रखती है, और इसी वजह से आपके न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से आपके प्रोटॉन की जो ये पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन होने की वजह से आपके प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर कभी भी नहीं जाता, बल्कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये रिपल्शन नहीं होती। ये रिपल्शन इस वजह से नहीं होती क्योंकि आपके पास ये एक्सचेंज हो जाता है एट अ टाइम, जिसको आप प्रोटॉन बोल रहे हो तो वो न्यूट्रॉन होता है, और फिर जिसको आप न्यूट्रॉन बोलते हैं वो प्रोटॉन होता है। तो ये थी आपके पास ये योकावा थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, न्यूक्लियस इस तरह से स्टेबिलिटी गेन करता है। अब अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की आप फीचर्स देखें कि न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से होती है और कैसे डिपेंड करती है, तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स की इस तरह से प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। द शॉर्ट समरी ऑफ दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन इन सच अ वे कि आपकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास अगर प्रोटॉन है और इधर आपके पास न्यूट्रॉन है, यही न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप ये कह सकते हो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन इन दिस एक्सचेंज, ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज। तो आपके पास क्या होता है, एक फोर्स एनर्जी रिलीज होती है जो इन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल को क्या कर देती है, बाइंड कर देती है। तो दीज टू टाइप ऑफ फोर्स, द फोर्स दैट इज अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन विल बाइंड दीज टू फंडामेंटल पार्टिकल एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे कि अगर आप इस तरह से कह दें कि ये आपके पास प्रोटॉन और ये आपके पास न्यूट्रॉन, या फिर इट इज़ नॉट 100% कन्फर्म कि आपके कोई भी दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो म्यूजॉन के इंटरेक्शन की वजह से। तो फिर आपके पास इधर एक जनरेट हो सकती है कौन सी फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, जो इन दो न्यूक्लियाई एटम को क्या करती है, आपस में हेल्ड करती है। और दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग फोर्स विल बी अराइज ड्यू टू द कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल एंड दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। अब हम इस न्यूक्लियर फोर्स के न्यूक्लियर फोर्स के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी ये होती है इस न्यूक्लियर फोर्स की, जो इनको बाइंड करती है, कि वो बहुत ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड हाई होती है, हाई मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो मैंने पहले स्टार्ट में ही आपको बताई थी 25,000, ये इससे भी ग्रेटर हो सकती है। सेकंड इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो फोर्स है वो आपके पास चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज, यानी कि आप ये इस चीज़ को आप वही बोलते हो कि आप नहीं देखते कि पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, और जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस के अंदर तो उनमें रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी, और रिपल्शन और अट्रैक्शन ये इस तरह की कोई फिनोमिनन होगा जो चार्ज से रिलेटेड होगा। वो चार्ज से रिलेटेड फिनोमिनन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं तो ये वाला फिनोमिनन क्या होता है, ये रिसेसिव हो जाता है, मीन कि ये डोमिनेंट नहीं होता। उसके बाद आपके पास क्या होती हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। अब इस शॉर्ट रेंज फोर्सेस को आप इस तरह से कभी भी वो नहीं करें कि इसको एक्सप्लेन करें कि ये इट इज़ जस्ट फॉर 5 मिनट्स 2 मिनट्स या 0.5 सेकेंड। इसका मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इट्स मीन कि ये जो है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है।
ये एक स्पेसिफिक शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके क्रिएट होती हैं। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि इतनी स्मॉल स्पेस में आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उनकी काउंटिंग जितनी भी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। कि अगर आपके पास 2 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, भले वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो, एक फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल ये है और सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल ये है, तो जो भी आपके पास हैं, तो ये अगर आपके पास इस डिस्टेंस पे आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपकी वो बाइंडिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो इन दोनों को बाइंड कर रही है, वो इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम है। तो जब आपके पास ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल या तो ये श्रिंक हो जाएं या फिर ये एक्सपैंड हो जाएं, तो ये जो वैल्यू है इस पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, आर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं इन दोनों के दरमियान का, और हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी रिलीज़ किस तरह से होगी ड्यूरिंग दिस आर वैल्यू। इस आर वैल्यू के पे ही डिपेंड करती है आपकी एनर्जी रिलीज़, और आप ये कहते हो कि रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के दौरान आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है और बाइंडिंग प्रोवाइड करती है। तो अगर हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस वाज ग्राफ वाज प्लॉटेड एट दैट टाइम, उस टाइम यही ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो इसमें आप इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 रखते हैं, इधर आपके पास अबव पॉजिटिव वैल्यू में है और इधर आपके पास नेगेटिव वैल्यू में है। तो आपके पास जो रेडियस है वो स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। आइस की यूनिट आपके पास फेम्टोमीटर है। अब आपको क्या होती है, कर्व ऑब्टेन होती है इस तरह से। इस कर्व का, ये कर्व हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इसका इधर आपके पास रेडियस है और इधर आपके पास एनर्जी रिलीज़, रिपल्शन है और अट्रैक्शन है। जब आपका जो डिस्टेंस होगा वो आप इसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, P1, P2 और P3। अगर आप देखो तो इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। अगर आप देखें तो एक आपके पास जो P1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है वो इधर आपके पास इधर लाई करता है, इधर इस P1 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपके पास इधर लाई करता है और तीसरा पॉइंट आपके पास इधर है। यानी कि आप ये कहते हो कि आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है अट्रैक्शन की वो आपकी 0.8, अगर आपके दोनों का डिस्टेंस, 2 फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्टेंस 0.8 हो या लेस देन 0.8 हो, तो आपके पास जो अट्रैक्शन होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। अब अट्रैक्शन क्यों ग्रेटर होती है? अट्रैक्शन इस वजह से ग्रेटर होती है कि आपकी जो इंटरेक्शन है बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी जो आपकी पायोन्स के साथ इंटरेक्शन है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। जब वो मैक्सिमम इंटरेक्शन हो जाती है तो आपके पास मीन के आपके पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ आपका जो पायोन होगा वो आपका न्यूट्रल भी अटैच हो सकता है और वो आपका नेगेटिव भी अटैच हो सकता है। तो इन दोनों के चांसेस आपके क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। और जो आपके पास रिपल्सिव मिजॉन है उसके चांसेस आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, मीन के उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और इसी तरह से इस केस में तो आपके तमाम के इंटरेक्शन के काजेस जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी नेगेटिव वाला जो है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपकी अट्रैक्शन फिर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगी। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि ये इसका आंसर आपके पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 2, इससे आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आंसर आ जाए, तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास समवट रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएंगी। अब ये आप इस बात पे कभी भी कंफ्यूज ना हो कि आप ये कहें कि रिपल्सिव फोर्सेस फिर ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी। रिपल्सिव फोर्सेस समवट टाइम के लिए ज़्यादा हो जाती हैं और आपके पास होता क्या है कि दोबारा से वो आपकी अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास प्रोटॉन आपका पॉजिटिव मेजॉन के साथ इंटरेक्शन कर लेता है तो इस दौरान इसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। और जैसे इसकी रिपल्शन होगी ये क्या होगा कि इसका अगर इधर डिस्टेंस
लो था, तो अब आपका इस केस में इसका थोड़ा सा डिस्टेंस हाई हो जाएगा। जब आपका इसका डिस्टेंस हाई होगा तो इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो जाएगा, किसी और स्पीशी न्यूट्रॉन के साथ हो जाएगा, और न्यूट्रॉन को ये प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो प्रोटॉन है वो फिर किसके नेगेटिव स्पीशी के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाएगा या फिर न्यूट्रल के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में हम समवट कह देते हैं कि रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाती है, और रिपल्शन इंक्रीज़ होने की वजह से भी आपकी स्टेबिलिटी गेन होती है। लेकिन जब आप इससे ज़्यादा पे जाते हो तो उस केस में ना तो आपकी इंटरेक्शन होती है और ना ही ये फिनोमेना मक्कर होते हैं। तो उस चीज़